पदार्थों के गुण से रिलेटेड है। इसमें आएगा हमारा प्रत्यास्था, श्यानता के शिकायत, प्लवन, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, यहीं से हम लोग को पढ़ना है, पेज नंबर 40। तो पूछता है क्वेश्चन कि प्रत्यास्था क्या है, बताइए कोई। प्रत्यास्था क्या है जी? इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं। नहीं पता। नहीं पता? क्या होगा प्रत्यास्था जी? ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में होता है प्रत्यास्था। बताइए। ऐसे कह देने से कि नहीं जानते हैं कैसे काम चलेगा? प्रत्यास्था क्या होता है? प्रत्यास्था जो है ना, यह एक प्रकार का गुण है। क्या है? तो पदार्थ का गुण, मतलब बाह्य बल लगा के किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रत्यास्था, ताकि वो पूर्ण अवस्था में वापस आ जाती है। इसको समझने के लिए एक इलास्टिक लिमिट होता है, कोफिशिएंट है इलास्टिसिटी का, प्रत्यास्था का। ठीक है, इसमें विकृति और प्रतिबल पढ़ना होता है। तो विकृति जो होता है ये प्रतिबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और प्रत्यास्था का जो कोफिशिएंट होता है, इलास्टिक लिमिट, ये ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति होता है। प्रतिबल बटा विकृति होता है। ये समझना है, दिए हुए है। प्रत्यास्था क्या है? तो साधारणतः दृढ़ पिंडकाश किसी ऐसे कठोर ठोस पदार्थ है जिसकी कोई निश्चित आकृति तथा आकार हो, परंतु वास्तव में पिंडों के तनित या संपीड़ित अथवा बंकित किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी दृढ़ इस्पात को भी, छड़ को भी पर्याप्त बाहुबल लगाकर किसी रूप में हम लोग विरूपित कर सकते हैं, या मोड़ सकते हैं, या कुछ भी। प्रत्यास्था मतलब समझिएगा कि किसको हम कितना खींच सकते हैं या दबा सकते हैं, यही है उसकी इलास्टिसिटी गुण। ठीक है, समझे जी? हाँ। प्रत्यास्था का होता है गुणांक, जो प्रत्यास्था का जो कोफिशिएंट बताएं, जैसे घर्षण का था फ्रिक्शन कोफिशिएंट, उसी तरह से इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है। तो इसका होता है प्रतिबल बटा विकृति, और इसका यूनिट होता है प्रतिबल मतलब दाब। प्रतिबल मतलब क्या? दाब। अब विकृति को मापते हैं हम लोग मीटर में। ठीक है, ऐसे विकृति बीमाहीन राशि है, लेकिन ये इलास्टिसिटी कोफिशिएंट में आएगा। यही है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इसी से रिलेटेड है कि प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति होता है। ये हुक्स लॉ को दर्शाता है। ठीक है, यही है आपका इलास्टिसिटी कोफिशिएंट बटा बराबर प्रतिबल बटा विकृति। इसको ध्यान में रखिएगा। अब है कि पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो परफेक्टली इलास्टिक हो, मतलब पूर्णतः लचीला हो, उसको बोलते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। ठीक है, एक है पूर्ण प्लास्टिक दिया हुआ। पूर्ण प्लास्टिक वो है कि हम एक बार अगर गर्म किए और उसको एक बार हम सांचा में डाल लिए, जिस आकृति में ढल गया, उसके बाद पुनः वापस में नहीं आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली प्लास्टिक। फिर ये प्रतिबल दिए हुए हैं, ये एक प्रकार का दाब है, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। हुक्स लॉ आपका दिए हुए है। हुक्स लॉ क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति। यही है इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ई बराबर पर ई है जो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है, प्रत्यास्था गुणांक है, याद रखिएगा। फिर है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? बस थोड़ा थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद आगे कर देंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है? हाथ उठा के खड़ा रहता है। आप लोग बताते नहीं है कि लोग आया हुआ है, मतलब आप लोग का तो हाल जौन है ना, क्या बोले, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट पढ़ लिए, प्रतिबल बटा विकृति। हुक्स लॉ क्या है? तो प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, दैट इज हुक्स लॉ। पृष्ठ तनाव क्या है? सरफेस टेंशन। न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति को बोलते हैं, किसी द्रव्य की न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव, या इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। टी से सूचित करते हैं इसको। फोर्स बटा लंबाई इसका बताए थे हम। फोर्स बटा लंबाई कहने का मतलब न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। इसका डायमेंशन वगैरह निकल जाएगा आप लोग से। हम डायमेंशन निकालना शुरू में सिखाए थे ना जी। पृष्ठ तनाव
न्यूटन प्रति मीटर इसका फोर्स बटा लंबाई होता है। इसमें पूछता है कि सरफेस टेंशन जो है या पृष्ठ तनाव जो है एक क्रांतिक ताप पर कितना होता है। शून्य। हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर पर शून्य होता है। ये आपका लूसेंट में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो शून्य होता है, याद रखिएगा। घटना चक्र में भी देख रहे हैं, सबसे नीचे में है ना जी। हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे, सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, एक है ससंजक बल, एक है असंजक बल। एक क्या है? ससंजक बल सेम पेज में होता है, संजक बल दो अलग अणुओं के बीच लगने वाला। हाँ, एक होता है कोहेसिव, एक होता है एडहेसिव। दो सेम अणुओं के बीच लगने वाले बल को कोहेसिव बोलते हैं, और दो अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले बल को एडहेसिव बोलते हैं। जैसे तेल और जल बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अलग अलग है। एडहेसिव। हाँ, और व्हाइट बोर्ड मार्कर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, एडहेसिव। हाँ, ससंजक बल है, याद रखिएगा। दोनों का एग्जाम्पल हम बता दिए, व्हाइट बोर्ड और मार्कर। व्हाइट बोर्ड मार्कर वाला संजक होगा ना। अरे लिखते हैं जो, देखिए जी, लिखने में पेन, व्हाइट बोर्ड पर मार्कर जो चलता है, जो हम इसके, तो ससंजक होगा। क्या होगा, चिपक जाता है ना, तो ससंजक होता है। कैसे कैसे लोग हैं आप लोग, पढ़े हैं ब्लैक बोर्ड पर। केशिकात्व, केशिकात्व के बारे में बताइए। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैपिलरिटी। इंग्लिश भी सिखाते जाएंगे आप लोग को, बिहार बोर्ड ना है। देखिए, बहुत कम त्रिज्या में, जो नली में बहुत कम त्रिज्या रहता है, नली से तेल ऊपर या द्रव ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की क्रिया को केशिकात्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोग तो कांच की बताए थे, इसमें केशिकात्व क्या था बताइए। अरे फ्लिपकार्ट वाला बड़ी परेशान करता है जी, क्या बताएं उसको। एक बार में मानता ही नहीं है, दो बार, चार बार, पांच बार करेगा। हमको लगा कि कोई दूसरा का है, उसी का था। कांच की बहुत कम केशिकात्व क्या था? फिर से बता दीजिए, नहीं सुना था। अरे बहुत कम त्रिज्या में तेल या किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या गिरने की जो घटना है ना, एक केशिकात्व कहलाती है। ठीक है। ठीक है। ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं वो कांच की केस नली में ऊपर चढ़ते हैं, जबकि जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं वे केस नली में नीचे उतरते हैं। ये आता, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में आया हुआ है, याद रखिएगा। जो कांच को भिगोएगा वो ऊपर चढ़ेगा, और जो कांच को नहीं भिगोता है केस नली से नीचे उतर जाता है। ठीक है। केशिकात्व का बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे जल का पौधों के तनों में बनी असंख्य केस नलियों में चढ़कर टहनियां तक पहुंचना, लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती का ऊपर चढ़ना, मोमबत्ती में धागे से मोम का ऊपर चढ़ना, सब चढ़ना है। फाउंटेन पेन वाला जो है, ये भी ध्यान रखिएगा। फाउंटेन पेन की स्याही दिया है, रिफिल वाले पेन से लिखाई गुरुत्व के कारण संभव होती है, यह पृष्ठ तनाव पर आधारित नहीं है। पहले क्या होता था ना, एगो पेन आता था, द्रव में डुबाता था और फिर लिखता था, याद आया? नीब वाला पेन देखे हैं, दवात बोलते हैं, इंक पॉट उसको बोलते थे शायद। हाँ, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग बावर के नहीं हैं, आप लोग संतान संतान बहादुर शाह जफर द्वितीय के। वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन पर आ गए हैं। पानी की बूंद गोलाकार होती है किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव। द्रव, हाँ, द्रव
बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या है? पृष्ठ तनाव। तेल तेल जल के तैल पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव पानी से कम होगा। हाँ पानी से कम है ना जी। कम होगा। गजब है। जो फैलेगा उसका तनाव कम होगा, जो फैलेगा उसका तनाव कम होगा, कम तब होगा। ना कम होगा। न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। अब वो फैल रहा है मतलब उसका क्या है? कम है पानी से। फिर मिट्टी के तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, क्यों? उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यही मानना है, पानी से रिलेट करना है सबको। पानी के घनत्व से जितना बोलेगा सबका कम होगा, ठीक है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अधिक होता है। हाँ ये देखिए, वायुमंडलीय दाब से दिया है तो अधिक होगा। देखते होंगे कि साबुन का घोल वाला बहुत सारा एगो दशहरा उशहरा में दिखेगा। एक निडिल रहता है, एक घोल रहता है, और उसमें फेंकता है तो बहुत सारा बुलबुला बाहर आता है, याद है? अरे बबल्स। फिल्म उलिम में दिखाता है, ये दिखाएगा किस में? बीच पे। बीच पे सर नहीं हम जी। उड़ाए हुए हैं, बहुत मजा आता है। उड़ा में बहुत मजा आता है ना। पहले 7वां 8वां में बहुत लोग उड़ाता था इसको, छठा के बाद। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और बुलबुले के अंदर का दाब सदैव वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अधिक होता है। याद रखिए, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा, अब बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है ना, एक क्वेश्चन आता है, बताइएगा। ऐसे जनरल सवाल है। वायुमंडलीय दाब अंदर का अधिक होता है, इसी कारण थोड़ा देर में देखते होंगे कि साबुन का बुलबुला जो है वो क्या हो जाता है? फूट जाता है। फुट। हाँ, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? अमाप में वृद्धि होता है, लंबाई चौड़ाई सब में फट। वृद्धि होगा और वो फटेगा। फिर देखिए लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर वायु का घनत्व कम होता जाता है, इसलिए गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। देखिए साबुन के बुलबुलों को जब चार्ज किया जाता है तो क्या होगा? त्रिज्या बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। त्रिज्या बढ़ेगा। क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन साबुन के घोल में। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है अंदर का दाब, और त्रिज्या चार्ज करेंगे तो क्या बढ़ हो? जाएगा। अब बाकी सब चले गए क्या? आप ही बचे हैं काजी? हम्म? बहुत। बहुत लोग हैं तो बोलने में लाज लगता है। त्रिज्या बढ़ जाती है और अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दिए गए हैं, अलग अलग एक ही बार से खींचे जाते हैं, उनमें से किसमें एक अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी? तो बताए थे अभी हम, विकृति बराबर क्या बताए थे? प्रतिबल बटा विकृति बताए थे ना जी। और एक और होता है इसमें, यंग का एक्सपेरिमेंट होता है, अनुदैर्ध्य विकृति बटा अनुदैर्ध्य लंबाई करके। ठीक है, यंग एक्सपेरिमेंट करके आता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। उसका बताते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। आप यंग वाले का ना, है। यहाँ प्रदस्था गुणांक। यंग पर से आस्था गुणांक आएगा, शायद लूसेंट में दिए हुए होगा, हम पढ़े थे क्या दे रहा है?
तरंग दैर्ध्य की लंबाई हाँ है ना, समानुपात व्यास के वर्ग के बीच अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। यदि विकृति आयतन में हो तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, अपरूपण के लिए हो तो दीर्घता गुणांक बोलते हैं। सब दिए हुए हैं ना। इलोंगेशन होता है, एक ही पदार्थ के चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गए अलग अलग बार में एक ही भार से खींचे जाते हैं, तो उनमें से किस एक में दैर्ध्य वृद्धि अधिक होगा। इलोंगेशन किस में ज्यादा होगा, मतलब खिंचाव किस में ज्यादा होगा। ये फार्मूला दिया है, याद रखिएगा। एल बटा आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है खिंचाव का। तो खिंचाव के लिए है हमारा कौन सा, एक मिनट जी, क्वेश्चन कैसा है। जिसकी लंबाई अधिक होगा उसका खिंचाव भी अधिक होगा शायद, यही है। यदि चारों तार एक ही पदार्थ के बने इसीलिए इन सभी के यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होंगे। ठीक है, इन चारों की दैर्ध्य अवधि उनकी लंबाई के समानुपाती होता है। अच्छा, जिस हिसाब से लंबाई रहेगा उसी के समानुपाती होगा, मतलब कि जिसका लंबाई अधिक होगा उसका ज्यादा बढ़ेगा। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता। केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है, ये तो सही है। ऐसे लालटेन में हम लोग जलाते थे पहले। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, ये दूसरा चीज है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक का बात कर रहा है, उसमें केशिकत्व की घटना का कोई रोल नहीं है। ठीक है, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाते हैं, ये तो सही है, केशिकत्व के कारण ही। बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते थे पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी केशिकत्व के कारण। ठीक है, ये समझे हैं कि नहीं समझे। हाँ, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। स्याही का सोखना तो है ही, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना है ही, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये भी है, पौधे की जड़ों से जल का पूर्ण समूह की ओर बढ़ना ये गलत है। केवल केशिकत्व ही नहीं है, इसका संसंजन प्रस्वेदन सब है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। केशिकत्व होगा, चूंकि केशिकत्व नहीं है यहाँ पे, ई चलते पृष्ठ तनाव ले लिया है। ठीक है, ठीक है सर। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि त्रिज्या उसका कम रहता है। ये भी हाँ, और ठीक है सर। और पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक रहता है तरल का, इसलिए चढ़ता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा अनम्यूट कर देते। तो उसका जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, साबुन को आवेशित किया जाएगा, साबुन को घोल को, तो उसका भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है वायुदाब में कमी के कारण। कम ही हो जाता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के ऊंचाई पे हाइड्रोलिक जाने की वजह से। हाँ, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है क्या, पास्कल का नियम। पास्कल। कोई भी चीज हाइड्रोलिक है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, चाहे और भी चीज हाइड्रोलिक आता है ना, कौन कौन चीज आता है बताइए। हाइड्रोलिक ब्रेक और क्या सर। हाइड्रोलिक ब्रेक आता है, और कौन चीज होता है। हाइड्रोलिक में दो तीन चीज होता है जी, आप लोग भी भूल जाते हैं। हाइड्रोलिक होता है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक एक तो ब्रेक। वो सर सिरिंज भी उसी पे काम करता है ना सर, सिरिंज जो काम अरे करता है नहीं, इंजेक्शन देने वाला, वो पास्कल पे ना काम करता है सर। पास्कल के नियम पे काम करता है, पता नहीं सिरिंज का तो हमें नहीं पता। हाइड्रोलिक से हाँ रिलेटेड सर जितना उसी भी पे है, करता है, जैसे हाइड्रोलिक क्योंकि लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस, ये तीनों किस में जाएगा, पास्कल का। सर पास्कल में सर वो भी पास्कल में ही जाएगा, क्योंकि उसमें भी तो फ्लूइड भरा रहता है, तो प्रेशर से ज्यादा वो अच्छा, फ्लो हमें करता नहीं है, जब मालूम उसको है, दबाते हैं। लेकिन देखेंगे उसको।
ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये तीनों एग्जाम्पल पूछा है, याद रखिएगा। तीनों किससे रिलेटेड है? पास्कल लॉज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैरोमीटर का पठन अचानक गिरावट हो जाना क्या दर्शाता है? तूफान। आंधी तूफान। तूफान तूफानी मौसम, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ। मौसम मौसम साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? बढ़ जाती है। घटती है, घटती है। घटती है। ताप और बढ़ने गैस की से द्रव बढ़ती की है। श्यानता घटती है, और गैस की श्यानता बोलेगा तो बढ़ती बढ़ती है। है। बढ़ती है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट। श्यानता क्या है? सबसे ज्यादा श्यानता होती है शहद की। इसका एक क्रम है श्यानता का, तो श्यानता का क्रम आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें नहीं है, हम लिखा देते हैं। ठीक है, तो श्यानता का क्रम आप लोग जहाँ लूसेंट रखे होंगे वहीं पे लिख लीजिए, या आप कॉपी रखे होंगे तो कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले श्यानता में आएगा शहद। क्या आएगा? शहद। शहद बोलेगा, उसके बाद होता है पानी, उसके बाद पानी, पानी। उसके बाद बोलेगा तो केरोसिन। क्या होगा? केरोसिन। ठीक है, उसके बाद बोलेगा तो पेट्रोल। क्या हो जाएगा? पेट्रोल। ये चार को क्रम याद रखिए, यही क्रम से क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी, है ना जी? हाँ, सबसे ज्यादा शहद, दूसरा नंबर पर पानी, तीसरा नंबर पर केरोसिन, चौथा नंबर पर पेट्रोल। अब श्यानता का दूसरा क्रम जो है वो याद रख सकते हैं कि द्रवों की श्यानता गैसों की तुलना में अधिक होती अधिक है। होता है। अधिक होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब ये तीसरा जो दिया है घटना चक्र के पेपर में, इसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? शहद। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? खून। क्या हो जाएगा? खून। उसके बाद क्या हो जाएगा? जल। उसके बाद हो जाएगा वायु। उसके बाद क्या हो जाएगा? वायु। याद रखिए, सब दिए हुए हैं, तो इस सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक श्यान है? शहद हो जाएगा। सर क्वाइल तो श्यानता की इकाई है ना? हाँ, पुआइज जो है श्यानता की ही इकाई है। ठीक है, विस्कोसिटी इसको बोलते हैं। श्यानता मतलब सीधा और सिंपल मतलब याद रखिएगा, गाढ़ापन, कि द्रव कौन सा कितना गाढ़ा है। गाढ़ा। हाँ, शहद भी गाढ़ापन से ही अच्छा माना जाता है। शहद अच्छा मतलब गाढ़ा है, तो शहद अच्छा। शहद खाएं आप लोग? सर चीनी वाला खाए हैं। ओरिजिनल भी चीनी वाला थोड़ा होता है। देखिए, तापमान में वृद्धि कहाँ होने के मिलने साथ मिलता है? ग्लिसरीन जो है श्यानता बढ़ जाती है, तो एक गलत दी है, ग्लिसरीन की श्यानता घट जाएगी। तापमान में वृद्धि होने के साथ अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ये सही है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशितित हो जाती है, मतलब कि कठोर हो जाती है, बर्फ जम जाता है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से है? तो ये जल का जो नीचे का तापमान वही रहता है। हाँ, जल का जो घनत्व है 4 डिग्री C पर अधिकतम होता है, इसके वजह से। ठीक है, देखिए, जल का दो क्वेश्चन याद रखिएगा, जल का घनत्व और जल का आयतन। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम, अधिकतम। और न्यूनतम हो जाएगा इसी इसी पर क्या हो जाएगा, जहाँ घनत्व मैक्सिमम वहाँ आयतन। न्यूनतम। और घनत्व बराबर क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। आयतन।
हाँ, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, ऐसा क्यों है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री C से सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, ऐसा क्यों है? तो झील की तली पर जल नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि जल का घनत्व 4 डिग्री C पर मैक्सिमम होता है। वस्तु की मात्रा पर बदलने पर अपवर्तित रहेगा क्या? घनत्व। क्या अपवर्तित रहेगा? घनत्व। घनत्व। याद रखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। हम्म। क्या बोले हैं जी? फिर से करवा रहे हैं, सुनिए। 3 से 9 डिग्री C पर घनत्व पर क्या असर पड़ेगा? तो घनत्व 4 डिग्री C पर मैक्सिमम होगा। 4 डिग्री C पर मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा ना, तो पहले घनत्व बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, उसके बढ़ेगा। बाद बढ़े घटेगा। घटेगा। अब वॉल्यूम बताइए। पहले आयतन, घटेगा फिर हाँ, वॉल्यूम घटेगा फिर बढ़ेगा। आयतन। तो आयतन के बारे में सोचना है, तो मतलब 4 डिग्री C पर आयतन न्यूनतम होता है, तो पहला घटेगा और फिर बढ़ेगा। बढ़ेगा। आप बताइए 9 से 3 तीन हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए। अब 9 से 4 आइए, जिसमें जल का घनत्व के बारे में सोचिए। 4 डिग्री C पर जल का घनत्व अधिकतम होता है ना जी। तो पहले क्या होगा 9 से 4 में? अरे 9 से 4 में क्या होगा? घनत्व सर पहले बढ़ेगा फिर कमेगा। ठीक है, फिर बढ़ेगा फिर कमेगा। ठीक है, 4 तो बढ़े। गड़बड़ा रहे हैं ना, फिर से बढ़ेगा घटेगा। नहीं नहीं, बढ़ेगा ही, क्योंकि 4 पे तो फिर वो सबसे मैक्सिमम हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर 3 पे जाएगा तो घटेगा। फिर आएगा क्वेश्चन, अभी एक दो और होगा, ऐसा नहीं है कि एक मात्र क्वेश्चन होगा, कारण कि ये बहुत बार पूछा। ठीक है ना, तो सर आगे बढ़िए, 5 मिनट से बढ़िए रहा है घटिए रहा है। क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन आने वाला है उसको तो ध्यान से करना है ना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री C पर भाप तथा 100 डिग्री C पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। सही है या गलत है? तो ये गलत है। नहीं सर, जल नहीं, का ज्यादा होगा, उबलते जल का। भाप का ज्यादा होगा। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बराबर होता है, ये भी गलत है। क्या है? गलत है। नेक्स्ट है कि वातानुकूलन में कक्षा वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है, तो द्रवनित कुंडली में ऊष्मा का निरासन होता है। ये सही है। वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण और द्रवनित कुंडली में ऊष्मा का निरासन। फिर है पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस ताप पे? 4 डिग्री C पे। हाँ, लिखे हुए है यही, देखिए कि पानी के व्यवहार 0 से 4 डिग्री C से के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री से पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री से 4 डिग्री C तक आयतन घटता है। 0 से 4 डिग्री C तक आयतन घटता है और फिर बोलेगा आपका घनत्व बढ़ेगा। ठीक ना। किसी ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कितना पर? 4 डिग्री C, -4 मत मार दीजिएगा। जल का अधिकतम घनत्व देखिए केल्विन में दिया है, तो 273 ऐसे होता है। और केल्विन में बदलने के लिए 4 डिग्री C या प्लस 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 277। केल्विन। उसी तरह से 27 डिग्री C वाला दिया है, तो 27 वाला कितना हो जाएगा? 273 में 27 जोड़ देंगे 300। 300। अब पूछा क्या है, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री पर संपादित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन में? तो 600 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। ये सूत्र होता है V1/V2 बराबर T1/T2। ठीक है, बोल रहा है V से V2 हो गया, तो 300 से कितना हो जाएगा? तो 600 हो जाएगा।
अरे Vy2 का मान दिया है 300, तो V का मान कितना हो जाएगा? 600। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसें निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये एवोगाड्रो का नियम होता है। क्या होता है? एवोगाड्रो। एवोगाड्रो का नियम। हाँ, एवोगाड्रो फार्मूला जानते हैं? PV बराबर nRT होता है ना जी। इसी में आएगा चार्ल्स का नियम, और बोलिए गै-लुसाक, और बोलिए चार्ल्स, गै-लुसाक, बॉयल्स, और भी कोई है? 3 तो हुआ ना। बोलिए बॉयल्स का नियम, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये होता है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स का नियम में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसमें प्रेशर कांस्टेंट। और गै-लुसाक में बोलिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। ये तीनों याद रखिएगा, तीनों नियम इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया? देखिए, निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? बताइएगा। कंटेनर के आयतन बढ़ाने पर दूरी बढ़ेगा, सही है। कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर यह भी दूरी बढ़ेगा। बाकी जो दिया है कि अंदर का हवा का दबाव बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा और सटेगा। कंटेनर के आकार में बिना बदलाव के कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पे और सटेगा। ठीक है, अणुओं के बीच दूरी बढ़ाने के लिए आयतन बढ़ाइए, और नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खींचिए। नेक्स्ट है हमारा, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? लोहे का अपेक्षित घनत्व पारा का घनत्व ज्यादा होता है। पारे का, हाँ, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगा, डूब जाएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। तैरेगा। इसी क्वेश्चन पे बनाना है, इसी कंसेप्ट पे, और सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों? लोहे की कील पानी का तैरती है, घनत्व तो लोहे की कील से ज्यादा होता है। हाँ, मतलब लोहे की कील तैरती है, कहने का मतलब लोहे का कील का घनत्व पारे से कम होगा, अधिक। पानी से अधिक, पारा से कम। ठीक है, कह तो रहे हैं जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो डूबेगा। अब लोहे की कील पारे पर तैरती है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि लोहे का भार पारे से कम है। कम होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, कहने का मतलब क्या है कि सुई का अपेक्षित आर्किमिडीज का घनत्व, सिद्धांत है ना। हाँ, इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत है। सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी का अपेक्षित घनत्व से अधिक होता, इसीलिए डूब जाता। लोहे की सुई पानी के सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी को बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ये भी ठीक है। लास्ट में आते आते भारी फील ना होता है, और जबकि पानी में खींचते हैं तो हल्का लगता होगा, पानी में डूबा हुआ रहता है तो। हाँ, हाँ, प्लवन मन। खींचे हैं कभी? हाँ, बाल्टी नहीं खींचे, आदमी को खींचे सर। एक बारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल का भार होगा शून्य। नदी में तैरते वक्त खींचे सर। हाँ, भारहीन में शून्य। इच्छा में खींच सकते हैं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो घनत्व कम होता है। क्या होता है? निम्न घनत्व। अल्प घनत्व। समुद्र में प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग, आइसबर्ग मतलब समझ रहे हैं, बर्फ का टुकड़ा, 1/10 सर। 1/10, ठीक है, समुद्र की सतह से ऊपर होता है। 1/10, अरे 1/10 हो जाएगा। 9 भाग नीचे, 1 भाग ऊपर। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज।
बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित। पानी के 4 डिग्री सी पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सी हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब डूब जाएगा। जाएगा। हाँ, पहले तो मर जाएगा। आप वहां पे मछली को रख के देखिए, आदमी काहे रख लिए? समुद्र आप में क्वेश्चन में ही मछली आदमी बोल रहे हैं। हाँ, तो आप मछली खाइए, मछली रखिए। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्री जल घनत्व के नमकीन कारण होता क्योंकि है। उसमें नमक ज्यादा होता होता है। है। हाँ, नमक होता है और समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है नॉर्मल वाले से। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से कितना होता है? किसमें होता है? हाइड्रोजन में होगा। क्या है जी? अधिकतम भार सॉरी मेरा माइक ऑन रह गया। हाइड्रोजन। सीटी मरवाइए उधर, कान खराब होगा इधर। पैसा देवे आएंगे का कोई यहाँ बनाने के लिए? याद रखिएगा, हाइड्रोजन इसका हो जाएगा। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में स्वार दे। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा? कुछ ऊपर उठा हुआ पूरा जाएगा प्रतीत जगह होता तलसा है। क्यों? तो समुद्री जल का घनत्व अधिक अधिक होता होता है। ज्यादा। है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। क्यों? तो घनत्व नदी के अपेक्षा सागर का अधिक अधिक है। होता है। कितना इजी कर दिए आप लोग के लिए, सोचिए। तब वो थैंक यू नहीं बोलते हैं कोई। बोल अब देंगे सर आते बाद में, पहले पढ़ा दीजिए। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? अब हम लोग प्रकाश में, अधिकतम होता है सर। हाँ, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिखने का जो बड़ा जल में मीटर से 2.25 × 10⁸ है। कांच में बोलेगा तो 2। हीरा में हीरा में 1.3 है क्या? 1.24 गुना 10⁸ बाप रे बाप, पढ़े में भी तेज हैं आप तो ना। सही है, देख के बोले होंगे। हाँ देख के बोल, अभी अभी आए, मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ से होमवर्क दिया है, बस मैं ज्वाइन हो गई हूँ। अच्छा ठीक है। हीरा में प्रकाश की चाल जो है यह है 1.24 अब इंटू, बोलेंगे ही नहीं। ना बोलिए बोलिए, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना मीठा तो बोलते हैं कि किसी को गला से उतारता नहीं। निर्वात में दिन में 10⁸, जल में 2.25 और कांच में बोलेगा तो 2। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, ये आपको अपवर्तनांक से ही पता चलता है कि कौन कितना डेंस है या कौन कितना रेयर है, कितना सघन है और कितना विरल है। जिसकी अपवर्तनांक जितनी अधिक होगी उतना ज्यादा डेंसर, मतलब सघन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो बताए हैं, जल का फिर से बता दीजिए आप लोग। क्या? निर्वात में प्रकाश की 3 × 10⁸। ठीक है। और 3 कांच, लाख निर्वात किलोमीटर। में 3 × 10⁸। ठीक है। कांच का 2 × 10⁸। ठीक है। और हीरा का तो बता ही दिए आप लोग, कांच का बता ही दिए, जल का बता ही दिए, निर्वात का तो जानते ही हैं, 3 × 10⁸। अभी 90 पेज खत्म करना है जी। प्रकाश हम लोग आ गए हैं। आज ही पढ़ा दिए हैं इतना? हाँ, हम्म, आओ रही है गड़बड़ घोटाला में। देखिए, 3 गो तरंग होता है। एक ऑडिएबल वेव होता है, एक हमारा, एक इंफ्रासोनिक होता है, एक अल्ट्रासोनिक होता है। ठीक है ना? तो इसका पूछता है कि इसकी आवृत्ति क्या है। तो ऑडिएबल का कितना है? 20 से 20,000। 20 से 20,000। ठीक है। और इंफ्रासोनिक का 20,000, 20 से कम। 20 से कम। और अल्ट्रासोनिक का
20,000 से अधिक। 20,000 से अधिक, ठीक है। पराश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है अल्ट्रासोनिक का, ये बताए थे हम आपको। एक सोनार, सोनार में होता है हाँ बोल दीजिए। और अल्ट्रासाउंड में होता है। अल्ट्रासाउंड तो उसी से रिलेटेड ही है, इसके अलावा बताइए। हाँ एक बताए थे, एक चमगादड़, ये चमगादड़ भी तो उसका यूज करता है ना। ऐसे बताइएगा, चमगादड़ यूज करता है ये सोनार में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, ईसीजी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में। अल्ट्रासोनोग्राफी जो भ्रूण वगैरह का जांच करते हैं, भ्रूण वगैरह का, वही अल्ट्रासाउंड। हाँ वही वही तो निसंतता अल्ट्रासाउंड है, था। ठीक है। तो ऐसे बताइए, ये चमगादड़ खाली बोलते हैं। चमगादड़ क्या, अच्छा में चमगादड़। लग जाएगा ना। हाँ ठीक है, पर निकाल लीजिएगा आप काम वाला चीज, लेकिन बढ़िया से बोलिए। उद्योग जो बड़े बड़े मशीन का पुर्जा होता है ना, उसको साफ करने में हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो इंफ्रासोनिक है, इंफ्रासोनिक इसको कौन सुनता है? अब सिर्फ बोलते हैं इसको। हाथी और ये डॉल्फिन ना। बोलिए जी बोलिए। हाथी या नहीं, बता डॉल्फिन दीजिए। बोल रहे हैं, कुत्ता, एक बिलाय। कुत्ता हो गया लड़कन का फेवरेट, और बिलाय हो गया लड़की का फेवरेट, ठीक है। एक याद रख लीजिएगा सांप, एक याद रख लीजिएगा कछुआ। दो चार भी एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसको यही लोग समझ सकता है। भूकंप के समय जो पृथ्वी से उत्पन्न तरंगे होती है, वो कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक। हाँ यही लोग, कुत्ता पहले भूखे लगता है नहीं, याद रखिएगा। इतना क्वेश्चन इतना अच्छा से करवाए हैं, फिर भी आप लोग कहिएगा कि कुछ करवा रहे हैं, आप नहीं करवा रहे। अब होता है दृक्स विकिरण, जिसको बोलते हैं हम लोग विजिबल लाइट। इसका खोज किया था कौन? न्यूटन। एक होता है इंफ्रारेड रे, जिसको बोलते हैं अवरक्त विकिरण, ठीक है। इसका खोज कौन किया था? हाँ, हर्शेल। कौन किया था? हर्शेल। सूर्य से जो उष्मा आता है पृथ्वी तक, ये किस किरण के द्वारा? विकिरण द्वारा। विकिरण विकिरण। हाँ ठीक है, उष्मा पृथ्वी तक आता है, अवरक्त किरणों के द्वारा ही पहुंचती है, या इंफ्रारेड। विकिरण तो विधि है ना जी। फिर है आपका, जो हम लोग रिमोट में कौन सी तरंग रहता है, टीवी के रिमोट वगैरह में? अवरक्त यही रहता और है और तरंग होता है। टीवी रिमोट में, तो ये सब ध्यान रखिएगा। फिर है आपका अल्ट्रा वायलेट रे, जिसको बोलते हैं परावैंगनी किरण, ठीक है। इसका खोज किया था कौन? था रीटर। कौन? रीटर। रीटर। एक होता है सूक्ष्म तरंग, जिसको बोलते हैं माइक्रोवेव। इसका हेनरिक हर्ट्ज। किसने? हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है। इतना चीज याद रखिएगा, काम हो जाएगा आपका। ये हालांकि ध्वनि का चैप्टर है, लेकिन प्रकाश में करवाती है। अब है प्रकाश। प्रकाश की गति को किसने नापा? रोमर। रोमर ने। कब? नहीं पता। 1676 ईस्वी में नापा था जी। रोमर, प्रकाश की गति। इम्पोर्टेंट है। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत के प्रभाव की व्याख्या की थी, और इनको इसी काम के लिए 1922 में नोबेल मिला था। 1922 में नोबेल। मेनली रूप से ना, इसका एग्जाम्पल समझना, जैसे परावर्तन हो गया, अपरावर्तन हो गया, और रिफ्रैक्शन एक होता है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये सब के बारे में समझना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आता है, वैसे वैसे हम बताते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे, नहीं तो फिर काफी लेट होगा।
ठीक है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम स्वार्धिक होगी? तो ये 200 से 280 नैनोमीटर होगा, याद रखिएगा। इसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम स्वार्धिक होगा। सर्वाधिक नैनोमीटर में जो जितना कम रहेगा रेंज तरंगदैर्घ्य, उसकी ऊर्जा उतनी अधिक रहेगी। अधिक रहेगी। तो इससे याद रखिएगा कि तरंगदैर्घ्य जिसका जितना कम, ऊर्जा उसकी उतनी अधिक। अधिक तो तरंगदैर्घ्य कम तो ऊर्जा अधिक। कम बेवकूफ, ऊर्जा अधिक जी होगा जी, अधिक। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? 400 से 700 नैनोमीटर या 100 से 400 नैनोमीटर? 400 से 700। 400 से 700 नैनोमीटर होगा इसका आंसर, याद रखिएगा। कोई आए हुए हैं क्या अभी अनम्यूट करने के लिए? है कि दृश्य प्रकाश का जो है 400 से 700 है, लेकिन यहाँ दिया है 390 से 780, तो ठीक हो जाएगा। नैनोमीटर में था, अभी एंगस्ट्रम में दे दिया है, तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। 76। नेक्स्ट है हमारा, मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, कौन हो जाएगा? 5500 जो बीच वाला है, 5500। 3900 और 7600 का बीच वाला मान लीजिए, दोनों का औसत निकाल लीजिएगा। निम्न रंगों के बीच की आंख की सुग्रता किसके लिए अधिक होती है? तो पीला और हरा के लिए, पीला और हरा के लिए। इसका एक क्वेश्चन आंखों की सुग्रता के लिए आता है, बैनियाह पिनाला। ठीक है, इसका एक ट्रिक है छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं? बैनियाह पिनाला। इंद्रधनुष का है ना शायद? हाँ हाँ, उसी में काम करता है। आँख में कैसे काम किया? अब देखिए, लाल नारंगी ऑप्शन में आपका है नहीं ना? है हाँ? नहीं। तो लाल सबसे ज्यादा सुग्राही है, उसके बाद नारंगी, उसके बाद बोलेगा तो पीला, उसके बाद बोलेगा तो हरा, सबसे कम बोलेगा तो बैगनी। कोई पियर, जैसे बृहस्पति के दिन आप लोग पियर फिर पहनते हैं ना, पोशाक है। तो दूरे से दिखते हैं ना जी। यहाँ नहीं। दूर से दिखते हैं, और नहीं तो मंदिर के पास खड़ा होके देखिएगा, जो पियर पहने हुए रहेगा गुरुवार के जाना है, दूरे से दिखेगा सब, लेकिन वहां पे पियर पहन ले रहेगा। अच्छा। पहचानिए किसे? खाली बोले आता है। जी निम्नलिखित जी में जी जी बिल्कुल। कौन सा कथन सही नहीं है? तो मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है, दिया सेम क्वेश्चन। मैं नहीं पता, मुझे नहीं। गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला और हरा रंग सबसे अधिक सुग्राही होता है, इसको याद रखिए। येलोइस और ग्रीन, ग्रीन पहने हुए रहता है, वो दूर से दिखता। सावन के महीना में तो आप लोग ग्रीन पहनते हैं। अजय कुमार को अनम्यूट कीजिए। थोड़ा देर बर्दाश्त करेगा, इसका मतलब वो पढ़ेगा। बर्दाश्त कर। पीले और हरे रंग जो है मनुष्य के आंख के लिए जो सर्वाधिक सुग्राही, तो हरा आप लोग सावन में पहनते हैं, पीला आप लोग बृहस्पति को पहनते हैं। लड़कन का कोई रंग नहीं होता। प्रकाश विकिरण की प्रकृति, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों के समान। ठीक है, इसका आगे बताते हैं और भी सारा चीज, जैसे जैसे क्वेश्चन आता है ना बताते हैं। देखिए, प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शन करता है, एक तरंग के समान और एक कण के समान, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश की गति पूछा है, तो ये सब तो बना ही दीजिएगा। 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में?
निर्वात में, ठीक है। प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच में, इन सब में जो दिया हुआ उसमें कांच में सबसे न्यूनतम। जल में बताए थे 2.25, वायु में बताएं कितना? 3। वायु में कहा, निर्वात में बताए थे 3, वायु में नहीं, निर्वात में। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसकी प्रकाश की गति कम। न्यूनतम। तो याद रखिएगा, अपवर्तनांक ज्यादा तो प्रकाश की गति। एक बार हम रिवाइज करवा देंगे किसका ज्यादा कम, सब फिजिक्स खत्म होने दीजिए, सारा हम रिवाइज करवा देंगे। सूरज के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय 8.5 मिनट। ठीक है। कहीं कहीं पर 500 सेकंड देगा तो 500 सेकंड भी सही है, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक का प्रकाश पहुंचने में लगभग समय लगता है कितना मिनट का? 8 मिनट का। 8 मिनट 20 मिनट। 8 मिनट, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता 500 सेकंड, आप डायरेक्ट याद रखिए ना, 8 सेकंड 48 हो जाएगा, अब प्लस 20 सेकंड। और निम्नलिखित में से किसका वेग अधिक होता है? प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश का सबसे अधिक वेग होता है। लाइट मारी हॉल वगैरह में भी आवाज बाद में कौन आवाज बाद में आता है कि पहले पिक्चर आता है? पहले पिक्चर आएगा तब आवाज आता है ना, क्योंकि आँख आगे है कान पीछे है। अच्छा ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है, बाद बाकी सब चेंज हो जाता है, ठीक है। प्रकाश तरंगों के वायु में कांच जाने पर जो चर मतलब चेंजिंग वेरिएबल्स कौन कौन है? तो आवृत्ति वाला ऑप्शन हटा दीजिए, तरंगदैर्घ्य और वेग, ठीक है। आवृत्ति बदल जाता है सिर्फ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाता है तो ये कल भी बताए थे, सघन से विरल मतलब चाल बढ़ेगा, अविलंब से दूर जाएगा, बताए थे ना जी। हाँ, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण। इसका एक कहानी है, बाद में सुनाएंगे, अभी तो क्वेश्चन करेंगे, कहानी सुनाएंगे। सर का आवाज मेरे पास कट रहा है सिर्फ, या कि सबके पास कट रहा है? सिर्फ आपके पास। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है सघन से विरल। अब इसमें बताइए कि सघन कौन है? मतलब अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होगा वो सघन होगा, कम होगा वो विरल होगा। तो हीरा से कांच में जाएगा तब यही हो जाएगा, हीरा से कांच में जाएगा तब। सघन से विरल यही है, कारण कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक तो हीरा का ही होता है, और कांच का बोलेगा तो 1.5 हीरा का 2.42। तो हीरा से कांच सघन से विरल में जाएंगे तो हम लोग को जितना, क्या कर रहे हैं जी? अरे माँ, हम तो बोलेंगे, कितना बोलेंगे दीपू मैडम? काजी बहन को समझाते नहीं है? एक बहन डांट खा रहे, बंद कर लो। बहुत बोलते हैं, पहले उनको तो कम बोलने लगी सिखाइए। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अब देखिए हम लोग का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता क्या है, कोई बता सकते हैं तो बताइए। बताइए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आया ना क्वेश्चन, बताइए। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक कंडीशन है। दूसरा कोण, वहाँ अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, मतलब क्रांतिक कोण, उसी को बोलते हैं
अगर दोनों एक साथ हो जाए तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी की घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए दो कंडीशन, एक तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि क्रांतिक टेम्परेचर, याद रखिएगा, और 90 डिग्री से उसको लेके जाया जाएगा क्रांतिक क्रिटिकल टेम्परेचर तक, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रांतिक ताप। और पहला कंडीशन है कि सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए प्रकाश। ये दोनों कंडीशन को याद रखिएगा। आप पूर्ण एक क्वेश्चन देते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होगी पानी से हवा में जाने पर कि हवा से पानी में जाने पर, बताइए। पानी से हवा में। पानी से हवा में, पानी का कितना बताए थे? 1.33। हाँ, याद रखिएगा। अपवर्तनांक किसका ज्यादा होगा? पानी का, और उसके बाद हवा का कम। हवा का होता 1.008। हवा का कितना बताएं अब आपको? 1.008। हाँ, तो याद रखिए, फिर से बता देते हैं सबका अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका क्या बताएं? सघनता अधिक होगी, ठीक है। तो अपवर्तनांक मतलब सघन होगा। तो हवा का 1.008, पानी का बोलेगा तो 1.33, जल का वही हो जाएगा, जल पानी एक ही होता है। कांच का बोलेगा तो 1.5, हीरा का बोलेगा तो 2.42, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे इंडोस्कोपी किसका एग्जाम्पल है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। मिर्ग मृचिका का बनना किसका एग्जाम्पल है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। हीरा का चमकना बोलेगा किसका एग्जाम्पल है? ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। सब ये सब याद रखना है। सर कांच का टूटना भी यही होगा ना? हाँ जैसे चटक जाता है कांच। हाँ हाँ, कांच का चटकना या दरार का चमकीला दिखाई देना यही होगा, जी। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ये हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है हमारा कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के पूर्ण कारण। आंतरिक परिवर्तन वही चटक जाता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उसका उच्च अपवर्तनांक सूचकांक के कारण। अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ठीक है, जी। अपवर्तन सूचकांक भी ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, सही है या गलत है? सही है। अपने सही है। कांच से हीरा ज्यादा चमकेगा। हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, गलत दिया है। कितना होता है? 2 पॉइंट। कांच का अपवर्तनांक कितना बताएं? कांच का बताए थे ना, 1.5। 1.5 बताए थे ना। पूछा है कि हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, तो ये गलत है, अधिक होता। टू 2.42 होता है ना हीरे का, और कांच का 1.5। और 1.4। ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर दिया है, तो ये भी किस पे रिलेटेड है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक आंतरिक परिवर्तन। परिवर्तन। याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा TIR। TIR का और क्या बताएं? हीरा का चमकना, हीरा का चमकना हो जाएगा TIR। फिर क्या बताएं? मिर्ग मृचिका का बनना। मिर्ग मृचिका का बनना। एक बताएं इंडोस्कोपी, क्या बताएं? इंडोस्कोपी, याद रखिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग से होती है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है
ऑप्टिकल फाइबर संचेत किस रूप में प्रवाहित होता है ऑप्टिकल फाइबर में? तो लाइट वेव के रूप में, ये भी याद रखिएगा, प्रकाशीय तरंग। नेक्स्ट है हमारा कि ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण, ये इसका ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट था, नरेंद्र कपानी। कौन? नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये डाटा को ऑप्टिकल फाइबर का ये आविष्कार करता है। ये डाटा को ट्रांसमिशन करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछा रहा है अभी जियो हमारे देश में। ये सब करंट का है। देखिए, तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सही है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी सही है, इसीलिए फायदेमंद है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, हाँ ऐसा ही है। रेडियो का फ्रीक्वेंसी है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, इसका अपना फ्रीक्वेंसी है सारा कुछ। ये आपका चौथा जो है गलत है कि भारत में प्रकाश तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सनद है। जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय नहीं था, अभी है। फिर है मरीजों की पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? अभी बताएं। पूर्ण आंतरिक पर परावर्तन। हाँ, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे है। परिवर्तन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग मरीचिका, अभी बताएं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। लेकिन इसका एक सहायक कारण भी है, अपवर्तन। ठीक है, इसका दो है, मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसका सहायक कारण है अपवर्तन। अगर ऑप्शन में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है तो यही आंसर जाएगा। तीनों हो जाता है ना सर, परावर्तन भी होता है, अपतन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी। एक जगह पढ़े थे। पढ़े होंगे तो आप लोग ठीक है पढ़े, हम दो ही जानते हैं। मृग मरीचिका बनने का सहायक कारण अपवर्तन और मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। वो गलत नहीं कह रहे हैं, हो सकता है सही। जी सर। मरीचिका का बनना उदाहरण है किसका? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। ठीक है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन और प्रकाश के अपवर्तन, ये दोनों के वजह से मृग मरीचिका का बनता है। याद रखिएगा, इसमें आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं आया। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन आया था फिर भी नहीं हुआ, समझे? अपवर्तन सर यहाँ ले लिया। हाँ, अपवर्तन और टीआईआर मेन कारण है, अपवर्तन इसका सहायक कारण। अब बाकी हम नहीं जानते, अपना भरोसा कीजिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि, हाँ, जो जितना साफ रहेगा उतना ज्यादा वो रिफ्लेक्ट कर देगा, समझे? मान के चलिए जो जितना गोरा है वो उतना जल्दी दिखेंगे रोड पर। समझे? समझे जी? निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? तो ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि, मतलब जो जितना साफ उतना जल्दी रिफ्लेक्ट। कैरियर लोग देखिए कम दिखता है, जो ज्यादा धील मिल रहता है वो जल्दी दिखता है। 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्तित करने की तकनीक का क्या नाम है? होलोग्राफी। क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। 3D प्रिंटेड। 3D? जी सर। 3D पेंटिंग्स, 3D प्रिंटिंग, होलोग्राफी, सब अलग अलग है। 3D पेंटिंग्स आप सही बोले हैं, त्रियामी चित्र, 3 डायमेंशनल। हम लोग को पहले ज्योमेट्री में भी पढ़ना होता था, 3D पढ़े थे, इंटर में पढ़ना था। 3D 2D में आता है मेंसुरेशन वगैरह। 3D में इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला पढ़े होंगे जी। हाँ, त्रिविमीय चित्र के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? होलोग्राफी। 2-3 बार पूछा है, याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर
जनित करना कहलाता है, ये रोस्टर स्कैन कहलाता है। क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन। इसको ये दी कैथोड रे ट्यूब। हाँ, कैथोड रे ट्यूब इसको बोलते हैं, रोस्टर स्कैन का प्रयोग। किरण अमेरिका। फिर है नेक्स्ट। मेरा मोबाइल फोन रुक सा गया है। रमन प्रभाव का प्रकाश किन किरणों से रिलेटेड है जो आर पर जाती है? सभी पारदर्शी माध्यमों में जाता है। पारदर्शी। ध्वनि के रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्या? लेजर बीम प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। लेजर बीम। जब एक सीडी, ऑडियो और वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान दिखाई पड़ते हैं। ऐसा किसके कारण? बताइए। परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन। परावर्तन और विवर्तन के परिघटना के कारण। देखे नहीं है चमका के? पहले मिलता था ये सब, अब तो मिलता भी नहीं है। डीवीडी का जो डिस्क होता है वो कलरफुल रहता था, देखे थे? उसका जी बैक सर। बैक साइड रहता था। हाँ, बैक साइड। तो वो कलरफुल, आप सूरज की रोशनी में देखिएगा था ना वो रंगीन दिखेगा, रूम में देखेंगे तो रंगीन कहाँ से दिखेगा? रूम में लाइट जला के देखेंगे। रूम में लाइट जला के देखिएगा, ठीक है। कल गाँव में सब साइकिल लगा के घूमता है, साइकिल का चक्कर में। बोले गाँव में साइकिल के चक्कर में छोटा बच्चा सब लगा के घूमता रहता था। हाँ, ये भी बोल रहे हैं, सही है। साइकिल के चक्का में भी सब लगा के घूमता था। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का परिकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। गलत है ये। लघु से अधिक नहीं होता है, कम होता है। क्या होता है? कम होता है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का परिकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य प्रकाश से कम होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.5 गुना होता है। ये गलत है। प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है, ठीक है। फिर रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलयन विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, ऐसा ही है। अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के प्रवर्तित लघु रेडियो तरंग का प्रभाव का उपयोग करता है। ये भी सही है। 3 और 4 इसका सही है। नेक्स्ट है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समांतर 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। सही है, गलत है जी? ये हम भी नहीं जानते हैं। सही है। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समांतर 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। सही है। आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। ये गलत है। 1.16 सेकंड। 1/16 सेकंड। 10 भाग होता है। अच्छा ठीक है सर। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, गोलाकार है, ठीक है। जी। क्योंकि सिग्नल्स पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएगी। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगे का प्रसारण करने हेतु प्रयुक्त तकनीक। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य मतलब कि ऑडिएबल, ऑडिएबल चीज के लिए हम लोग आवृत्ति फिक्स रहता है। तो ये काम किस पर करता है? आवृत्ति मॉड्यूलन पर। जैसे हमको रेडियो सुनना है तो 98.3 FM लगाते हैं ना जी। कोई चीज सुनने के लिए आवृत्ति क्या है? फिक्स होना चाहिए। आवृत्ति मॉड्यूलन पर वो काम करना चाहिए। जैसे बोलता भी है रेडियो मिर्ची 98.3 मेगाहर्ट्ज। हर्ट्ज किसका यूनिट है? आवृत्ति का। आवृत्ति का। तो देखिए, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए कौन सी तकनीक? तो आवृत्ति मॉड्यूलन। कौन सी हो जाएगा? आवृत्ति मॉड्यूलन। यही देखने के लिए आता तो हो जाता आयाम मॉड्यूलन। वो आगे क्वेश्चन कहीं मिलेगा आपको। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों से प्रवर्तित होती है? तो ये रेटिना से प्रवर्तित होती है, ठीक है।
दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, आ गया ना, चित्र बन, ये दूसरा है, कैसा होता है, वस्तु से छोटा और उल्टा। उल्टा। हाँ हाँ ठीक है। रेटिना पर जो क्या बोल रहे हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जितना बोल रहे हैं ना उतना सुन के या दिमाग में रखने का प्रयास कीजिए, फालतू का दिमाग लगाइएगा गलत हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु को किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, तो उल्टा और वास्तविक। वास्तविक। हाँ वास्तविक और उल्टा, याद रखिएगा। वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, ठीक है। सटीक अनुमान दो आंख से मिलता है, इस चलते एक आंख वाला लोग सब बहुत डेंजर होता है। एक आंख का लोग, एक आंख का, एक पैर का व्यक्ति और नाटा लोग, ये सब बहुत डेंजर होता है। नाटा, गूंगा, बहरा, सब ये सब बहुत डेंजर आदमी होता है। जिसका सब कुछ ठीक ठाक है वही सब ठीक है। गलती बोल रहे हैं जी, इसे बच के। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? किसके कारण होगा जी? अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी किरण। किसे तारे का रंग दर्शाता है? तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ताप को। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण। कौन सा है? धूलकण। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो धूलकण। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो तरंगदैर्घ्य से। हाँ ठीक है। लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग सबसे कम। ठीक है ठीक है। लाल रंग का सबसे अधिक, बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य। तो आवृत्ति उल्टा हो जाएगा इसके, आवृत्ति सबसे अधिक किसका हो जाएगा? बैगनी का। बैगनी का सबसे कम, लाल का। अपवर्तनांक भी वही होगा ना। हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन सा हो जाएगा? बैगनी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बोलेगा तो बैगनी 2-3 बार पूछा है। किसमें उच्चतम ऊर्जा होगा? तो बैगनी में। अब बैगनी नहीं रहेगा तो नीला में, इसी का है विबजियोर, याद रखिएगा। विबजियोर मतलब रेड का तरंगदैर्घ्य लैम्डा रेड का सबसे ज्यादा, इधर आएंगे तो आवृत्ति ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा बैगनी का, तरंगदैर्घ्य ज्यादा रेड का। इसी को हिंदी में बोलते हैं बैनिया पिनाला। क्या बोलते हैं जी? बैगन नहीं। बैनिया पिनाला। बैनिया पिनाला। बा से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, नी से नारंगी, ला से लाल। नीला पला ही ना आ जाता है, कंफ्यूजन में है। जी सर, बैगनी के बाद। हाँ हो गया सर। कंफ्यूजन में मत रहिए, कंफ्यूजन में रहिएगा मामला हो जाएगा गड़बड़। यह है प्रकाश, चल जाएगा हमारे प्रकाश हमारे जीवन से। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग सबसे कम विचलित होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक, ऊर्जा में कौन अधिक होगा? तो लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान होता है। गलत है कि सही है? सही है जी। नहीं सर, गलत ना है जी। कैसे आप लोग काम करते हैं? हरे का ज्यादा होगा।
ऊर्जा बताएं लाल का काम होता है, हरे का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। सही है। नेक्स्ट है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन। देखिए अपवर्तन आया था, अपवर्तन हम नहीं बताए थे, अपवर्तन का मतलब बताइए आप। परावर्तन के ये बाद अपवर्तन होगा हाँ तो बताइए ना, अपवर्तन सर। होगा। सर इसमें एक छोटा सा सर ट्रिक होता है, जो भी चीज अपनी वास्तविकता से हट के दिखाई देती है लगभग वहां पे अपवर्तन ही होता है। जैसे छड़ का मुड़ जाना, ये तो मछली एग्जाम्पल का हो गया, हेलो लकीर में। एग्जाम्पल क्या मैंने पूछे थे सर? पूछा, बस अपवर्तन क्या होता है? वो मतलब मुड़ जाती है। इसका हाँ। दो कंडीशन है, कौन कौन है? मुड़ जाती है, कहाँ मुड़ती है, बाएं कि दाएं? अपवर सर वापस हो रहा है ना बताइए। गड़बड़। बता दीजिए तो। जी सर। आपतित किरण, और इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण और अभिलंब, आप तो पता है। तीनों एक ही तीनों तल में होगा। पहला तो ये हो जाएगा, और दूसरा है आपतन कोण की जया और अपवर्तित कोण की जया, बर्तन। क्या यार? दोनों का अनुपात एक निश्चित राशि होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्नेल्स नियम, स्नेल्स लॉ। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। आर। अब बाकी जो बता रहे हैं वो एग्जाम्पल है, वो हम भी बता देते हैं। डूबा हुआ सिक्का अगर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन। अपवर्तन। पानी में लकड़ी टेढ़ा प्रतीत होता है तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन। और तैरती मछली कुछ ऊपर दिखता है पानी में तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, अपवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारे का टिमटिमाना। और ये जो बोल रहे थे वो भी सही है कि वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखे, वास्तविक से वो कुछ ऊपर या कुछ नीचे दिखे तो उस स्थिति में अपवर्तन। मतलब सर लॉजिक एक बताए हैं, अगर हाँ कहीं मिस कर रहे हैं लॉजिक ना ही, तो वास्तविकता से हट के बताए, मतलब हाँ ठीक वास्तविकता है। से हट के कुछ अलग हो। क्वेश्चन जी पकड़ने सर। का तरीका बताएं। मान के चलिए कोई भी चीज वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर और गहरा दिख रहा, या कुछ उठा हुआ दिख रहा, कुछ धंसा हुआ दिख रहा, इस स्थिति में आपका अपवर्तन जाता है आंसर। एक क्वेश्चन और है, पूछें? जी सर। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा या छोटा दिखाई देना, इसमें भी देखिए बड़ा छोटा गहरा उठा सब ऐसा स्थिति ऐसा कंडीशन रहे तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन। अपवर्तन। चार कंडीशन बताए हैं, गहरा, उठा, बड़ा, छोटा, सब ध्यान रखिए। प्रतीत हो तो समझिए अपवर्तन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, सब बनेगा। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार मतलब बड़ा दिखाई दे रहा है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। रात के समय खुले आकाश में तारे का टिमटिमाना, अपवर्तन। ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल में लौटी पर क्या लिखा है? ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो प्रकीर्णन काम, इसीलिए तो यूज होता है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लाल पहन के चल जाइएगा मार्केट में तो समझिए सब आप ही को देखेगा। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये सही है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक। अधिक होता है, ठीक है। आकाश नीला लगता है, क्यों? क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, वही पूछ रहे हैं। आकाश का नीला रंग किसके कारण? तो प्रकाश के
प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। आकाश का नीला दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। समझे? कितना क्वेश्चन हो गया। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई करने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष में 7 रंग, एक गलत दिए हुए, प्रकाश का प्रकीर्णन ना होगा। ठीक है, परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, अपवर्तन। ठीक है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का वर्ण लाल, विक्षेपण हो जाएगा हाँ इंद्रधनुष। ठीक है, वर्ण विक्षेपण भी है, सही है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग प्रतीत होना किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ये देखिए, सूर्य का बड़ा या छोटा रहता तो अपवर्तन हो जाता, लेकिन लाल रंग दिया है तो क्या होगा? प्रकीर्णन। हाँ, अंतरिक्ष यात्री का आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला काला। काला काला काला। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो क्या दिखेगा? काला। समुद्र नीला प्रतीत होता है पर आकाश के प्रवर्तन के कारण। अच्छा, ये आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन होगा जी। हमें हरी घास का रंग दिखाई देता है हरा प्रकाश में, हरा ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हरा ही। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है। इसका कारण क्या होगा? व्यतिकरण। अब बताइए व्यतिकरण क्या है? कोई बताएंगे? हाँ, बताइए जी। अब देखिए, व्यतिकरण का बहुत सारा एग्जाम्पल है, और व्यतिकरण में समान आवृत्ति या समान आयाम, एक डिफिनेशन याद रखिए कि इसमें समान आवृत्ति और समान आयाम होता है। 2 प्रकाश तरंगे एक ही प्रकाश स्रोत से एक ही माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उसके प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आता है, चेंज आता है, उस घटना को बोलते हैं व्यतिकरण। शुरू में बताए थे, एक कण की तरह, एक तरंग की तरह। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत दिया था थॉमस यंग ने, और ये डिफाइन किया था तरंग की तरह। किसके तरह? तरंग की तरह। और डी ब्रोगली ने डिफाइन किया था किसके तरह? कण की तरह। ठीक है। डी ब्रोगली कर्ण की तरह थॉमस यंग और तरंग की तरंग तरह। की तरह थॉमस यंग। होमोस्यांग। हाँ जी, इसका बहुत सारा है। जैसे पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना, किसका कारण है? व्यतिकरण। ये व्यक्तिकरण। साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, सब क्या है? व्यतिकरण। व्यक्तिकरण। जल पर फैले मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में कभी चमकना, ये भी क्या है? व्यतिकरण। व्यक्तिकरण। अब कितना क्वेश्चन बताएं? 3 हो ही गया तो इनफ नहीं है? इनफ है। मान लीजिए कि पृथ्वी से पक्षगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश की वेग का 2/10। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है, पृथ्वी पर स्थित पर्यटकों का रंग कैसा दिखाई देगा? ये क्वेश्चन नहीं बनेगा जी, इसको याद रख लीजिएगा, पीला। ठीक है, ये हमारे समझ से घटना चक्र में हमको भी समझ में नहीं आया था। ये हमको लगता है एक क्वेश्चन पूछा है ग्रेजुएशन लेवल से। ठीक है, ये हम 2-3 बार 4 बार इसको हम करवा दिए हैं, लेकिन ये हमको आज तक समझ में नहीं आया। आप लोग को आता है तो बताइए। आ रहा है जी? मैंने कहीं देखे हैं और यहीं पे देखते हैं। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति ये बता रहे हैं। ये आभासी और सीधा होगा, पहले ये ध्यान में रखिएगा। उत्तल दर्पण में 2-3 ही कंडीशन है। कितना कंडीशन है? देखिए, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण।
ठीक है ना। ये दिया है उत्तल दर्पण का, पूछा था ना, हमें अभी जानना था अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का बताइएगा, हम छोवो कंडीशन डिस्कस करते हैं, या आप ही लोग बताइए हमको। हम्म? अनंत पर रहेगा तो एफ पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अनंत और सी के बीच रहेगा तो एफ और सी के बीच बनेगा, ये भी छोटा वास्तविक उल्टा बनेगा। और सी पर रहेगा तो सी पर ही बनेगा, वस्तु को बराबर बनेगा। उसके बाद सी और एफ के बीच रहेगा तो अनंत और सी के बीच में बनेगा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा। उसके बाद एफ पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और एफ और पी के बीच में रहेगा तो ये बनेगा ठीक है, दर्पण दर्पण के पीछे काल्पनिक, आभासी, काल्पनिक सीधा और बड़ा। बड़ा। ठीक है, तो इतना आपको याद है, तो छोवो कंडीशन याद है ना सबको? हाँ है जी, हाँ। याद रखिएगा। फिर कार के पीछे यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। वाहनों की पृष्ठ दृष्टि साइड दर्पण के मिरर। रूप, हाँ वही साइड मिरर, ठीक है। उत्तल दर्पण। सर 2 क्वेश्चन होता है ना, एक साइड मिरर में हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण का, और एक ड्राइवर के जस्ट सामने होता है वो सर कौन सा दर्पण होगा? और हेडलाइट में भी तो अवतल होता है। देखिए, 2-3 तरह का यहाँ सुनिए, क्वेश्चन। बता रहे हैं। जी सर। देखिए, गाड़ी के जो पश्च देखने के लिए, मतलब पीछे देखने के लिए जो आपके दर्पण जो लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। लेकिन यही पूछेगा गाड़ी के हेडलाइट में, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, लेकिन मान के चलिए अवतल दर्पण अवसाने में नहीं रहे, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण रहे तो कौन सा हो होगा? जाएगा सर, बता रहे हैं। गाड़ी अभी के अवतल, अभी अवतल, अब अभी सारी हो जाएगा। क्या गाड़ी के हेडलाइट में? अब नीचे और ऊपर। सर इसमें बार बार हाँ फंस जाते अब हैं, अभी सारी सारी हो अवतारी। जाएगा, अब सारी दर्पण। अब सारी ही तो होगा ना सर। अब गलत अवतल, बता रहे हैं। अभी अवतल। अभी अवतल, अब अवतल, अब यही करते करते नहीं दिमाग खराब सर, हो वो जाएगा। ट्रिक बनाए। किरणों को फैलाने का काम कौन करता है? उत्तल दर्पण, इसीलिए इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। किरणों को सिकुड़ने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण, इसीलिए इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो गाड़ी के हेडलाइट में कैसा दर्पण, अभिसारी की अपसारी? अब सारी, अब सारी। कौन सारी? नहीं, उत्तल। हेडलाइट में अभी सारी। हेडलाइट में सर अभी सारी हो जाएगा, लेकिन अभिसारी हो साइड जाएगी। मिरर में अब सारी हो जाएगा। हाँ, साइड जी मिरर में अपसारी और हेडलाइट में। समझ गए हैं ना? जी। 500 रुपया गूगल पे। हेडलाइट में क्या होगा? अब दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, क्या है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल। अवतल। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है, मतलब सर्च लाइट बोला है, एक खोज बत्ती दे दिया है। सर्च लाइट में भी हो हाँ, जाएगा यही सर, है वो गाड़ी का फैलाता है ना, हेडलाइट, तब हो जाएगा। सर्च लाइट, अवतल दर्पण। ठीक है। सर्च लाइट में भी सर अवतल होगा ना। हाँ, अवतल। अवतल को ही बोलते हैं नतोदर दर्पण। इसको लिख लीजिएगा, नतोदर दर्पण को। न तो दर। हाँ जी। जी सर। और इसको बोलते हैं उत्तल को सर। हाँ, उत्तल को, उत्तल को नहीं इसका भी जानते नाम है हैं, ना। नहीं जानते हैं। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है अवतल दर्पण या नतोदर अवतल। शीशा? ये जी अपने से सर। नाम बनाएगा। ऐसे इंग्लिश वाला पेपर मिल जाए, हिंदी का पेपर और कठिन होता है। रोगी के दांत को प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण। ठीक है, या ईएनटी वाला जो होता है, ईयर नोज थ्रोट वाला, ये अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। आंख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर
कान का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर सब यही उपयोग करता है। लेजर लाइट में अवतल दर्पण, सर्च लाइट में अवतल दर्पण, सोलर प्लेट में अवतल अवतल दर्पण। तब न किरणों को एकत्रित करेगा। जी सर। तब आप समझ गए ना। जी सर। गूगल पे कीजिएगा ना। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है? तो ऊपर उजला नीचे काला दिया है, ये भी गलत है। पूरा छाता बनाने वाला कंपनी सब बेवकूफ है क्या? गलत है हमको लगता है, लेकिन यही आंसर लिया है, ऊपर उजला नीचे काला। तो छाता की कंपनी सब बेवकूफे नहीं है जी। यही चलते इसमें टेंशन हो रहा होगा तो रंगीन छाता निकाल दिया, पिंक, येलो, ग्रीन, है ना। तो जी सर मत कीजिए। जी सर कर रहे हैं कल। धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर उजला नीचे काला। हाँ, व्हाइट कलर जो है वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा, ब्लैक वाला जो है ना नहीं देगा। अरे नहीं, ये गलत दिए हो। छाता की कंपनी सब बेकार ना है तो उतना बड़ा रिसर्च रख के रखा। केसी पॉल का छाता बेकार है ना बनाया होगा, तो ऊपर काला नीचे उजला। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। काल्पनिक और बड़ा, बड़ा। इसको भी आप कहीं लिखिए, कहीं कहीं मिलेगा और ये फिक्स कंडीशन है, इसको लिखिए। काल्पनिक और बड़ा। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत। अनंत। ऐसे प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 360 डिग्री बटा थीटा हमेशा आंसर देना है ओड डिजिट में। इसमें जी सर। ओड डिजिट में। 360। मान के चलिए 90 डिग्री पर रखे हैं तो कितना प्रतिबिंब? 90 पर सर 4 माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा। ऑड रहेगा या ठीक है, 4 ही 3। होगा सर? अरे 3 हो। हाँ सर इसमें भी कंडीशन है ना, ऑड या इवन रहेगा तो उतना ही रहेगा। और अरे तो नहीं अब सर बता रहे बता हैं रहा, इवन आएगा ओडे तो में इवन आंसर आएगा तो देना। हम माइनस तो 1 कर बोले तो दीजिए। हम ओडे में आंसर देना है जी सर। हमेशा। इवन आया तो -1। जी सर। -1। 2 क्वेश्चन सिखाए हैं आपको, 1000 हुआ। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो प्रवर्तित किरण कितना से घूम जाती है? 2 थीटा। 2 थीटा। यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मनकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगते हैं। सही है, तेजी से चमकने लगते हैं। प्रकाश पूर्णतः परिवर्तित होता है जब आपतन कोण का एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है। वहां अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश अपेक्षाकृत विरल माध्यम है। सही है जी। ठीक है, सघन से विरल बोल रहा था तो सही ही होगा। क्रांति कोण से अधिक होता है, ये भी सही है। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कंडीशन दिया है, ठीक है ना, समझे ना। जी सर। प्रकाश में 7 रंगों में रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रिज्म से अलग कर दीजिए, पर्दा पर प्राप्त कर लीजिए, बैनिया पिनाला मिल जाएगा आपको। जी सर। इंद्रधनुष में रंग जो होता है, अब इंद्रधनुष आया ना, लाल क्या दिया है? रंगों का सही क्रम नीला हरा पीला दिया है ना, नीला हरा पीला। जी सर। जी सर। एक क्रम में दिया है। हरा पीला। बैनिया पिनाला पर सेट किए हुए हैं। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो इसमें पीला का ज्यादा, उससे कम हरा, उससे कम नीला। ठीक है, उल्टा पुल्टा वाला नहीं है। अब देखिए क्या होता है इंद्रधनुष, क्या होता है पता है? बताइए। इंद्रधनुष का बनना किसके कारण? प्रवर्तन है। विक्षेपण, परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन तीनों हो जाएगा। तीनों होता है। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष का बनना जो है, इसका मुख्य कारण बोलेगा तो वर्ण विक्षेपण, जबकि अन्य 2 कारण है परावर्तन और अपवर्तन। आप और मिर्ग मरीचिका वाले में जो हम बताए थे TIR
सही है। और दूसरा कारण उसका बताए थे अपवर्तन, सही है। ये इंद्रधनुष वाला जखनी बोल रहे होंगे ना जी। हाँ सर, हमको अभी याद है। 3 इसका क्वेश्चन उसमें हम मतलब कर दिए 3000। थे। जी सर, इसका उसमें मिक्स कर दिए थे। पढ़ रिवीजन नहीं किया ना सर, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। 1,00,000 करोड़ रुपया हो जाएगा साइंस होते होते। हम्म। जब धूप की वर्षा की बूंदे पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? कौन हो जाएगा? तीनों। जी सर। वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा और पूर्णांतरिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण रिलेटेड है किससे? ये प्रिज्म द्वारा होता है। कहाँ प्रिज्म से? द्वारा। हाँ, आवाज किन की तरफ से है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो मध्य में दिखाई देने वाला रंग है हरा। हम इंद्रधनुष बता रहे थे ना। तो इंद्रधनुष का 3 कारण है। कौन कौन है बताइए फिर से। ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण था, अपवर्तन था और परावर्तन था। हाँ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक था अपवर्तन और एक था परावर्तन। ठीक है। जी सर। इंद्रधनुष में 2 प्रकार का होता है। एक तो प्राथमिक हो जाएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में पूछता है क्वेश्चन बाहरी में कौन सा रंग? बाहरी में सर 2 रंग तो होता ही है, एक अंदर इस याद रखिएगा, इसमें रंग। लाल रंग बाहर और बैगनी रंग बोलेगा तो अंदर। ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष में यह भी याद रखिएगा कि इसमें एक TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्लस 2 बार होगा अपवर्तन। 2 बार अपवर्तन। ठीक है। अब सेकंड वाला बताइए। सेकंड वाला में 2 बार अपवर्तन 2 बार परिवर्तन 1 बार वर्ण विक्षेपण। एक बार वर्णो विक्षेपण। 2 अपवर्तन, सही होता है। 2 TR प्लस 2 अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण तो दोनों में होगा एक एक, तो उसको काउंट नहीं करते हम लोग। ठीक है। इसमें बाहर की ओर हो जाएगा कौन सा रंग? बैगनी बाहर हो को जाएगा। बैगनी। बैंगनी रंग बाहर इसमें की ओर, अपोजिट हो जाएगा जब। जी लाल सर। रंग अंदर की ओर। ठीक है। और अभी बताए हैं कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग? हरा। इंद्रधनुष का सत्यानाश कर दिए हम। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष की दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। कौन कौन? लाल और बैगनी। बैगनी। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष बनता है? यह हम देख नहीं नहीं सकते हैं बनता। क्योंकि जस्ट हमारे ऊपर बनता है। एक छड़ी की जल तिरछी स्थिति में डुबाया जाता है। यदि बगल में देखा जाए तो छड़ी कोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। ये अपवर्तन के कारण ना। हाँ। दूसरा दिया है ये प्रकीर्णन के कारण, तो ये गलत हो जाएगा ना। और स्टेटमेंट दिया है अपवर्तन वाला, रीजन दे दिया है प्रकीर्णन, तो गलत है ना। हाँ। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो सिक्का वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। ये सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ये भी सही है। फिर नेक्स्ट, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस के भांति? अवतल लेंस हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी कई एक बार पूछा। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस। अवतल लेंस के बाद दिखाई पड़ता है। हो गया। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस।
जल में अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। इसमें लेंस में उल्टा हो जाता है दर्पण का, ठीक है। लेंस में सिकोड़ने का काम कौन करता है? यही सोच रहे थे, उत्तर। फिर आ गया। लेंस में सिकोड़ने का काम अपसारी नहीं, लेंस। अवतल अवतल लेंस में अवतल। सिकोड़ने का काम अपसारी लेंस, मतलब अवतल लेंस, ठीक है, याद रखिएगा। जी सर। अभी भी समझ में नहीं आया होगा किन्हीं को। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लगा हो, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, कैसा व्यवहार करेगा ये? कांच की समतल चादर की दिखा रहे हैं भांति, सर। ठीक है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई किसकी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। आधा। आधी। ये नंबर पेज तक हम लोग पहुंचे हैं। एक 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी चाहिए? 0.75 मीटर। तो गणित हो गया ना जी। 7.5। समतल दर्पण की वक्रता हाफ त्रिज्या सर उसका। अनंत होती। वक्रता त्रिज्या अनंत होगी। अब समतल दर्पण आया है तो कुछ समतल दर्पण के बारे में बताइए। त्रिज्या अनंत होता है। तो अभी हम ही बताए हैं जी। समतल दर्पण के बारे में बताने के लिए त्रिज्या अनंत होता है तो बता ही दिए। इसमें प्रतिबिंब कैसा? पूरा तो फोकस होगा। अरे प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसे होगा? प्रतिबिंब बनता है ये पार्श्व। हाँ, लेफ्ट का राइट। काल्पनिक दाएं या से बाएं। आभासी? आभासी। वस्तु के बदले। काल्पनिक ना, दोनों एक ही चीज है। दोनों है एक ही चीज। हाँ, एक इसमें याद रखिएगा लैटरल इनवर्स, पसर उल्टा, ठीक है। एगो है कि अगर थीटा कोण से घूमेगा तो घुमा देगा 2 थीटा कोण से, अगर भी चाल से इसके तरफ चलिएगा तो दर्पण चला देगा 2 भी से, ठीक है। हाँ। दो समतल दर्पण को समानांतर रखेंगे तो प्रतिबिंब कितनी? अनंत। फिजिक्स आप लोग का लेकिन आज कंप्लीट हो गया कि नहीं? इसीलिए दिया काम है कि याद आ। इसीलिए दिया है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, क्योंकि दोनों को समानांतर रख देंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत। अनंत बनेगी। समझ में आया? आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस, ठीक। मैग्नीफाइंग लेंस इसको बोलते हैं, रीडिंग लेंस बोलते हैं, सब किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को। बड़ा करके, जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मा वाली कौन है? इसको पैसा से मिलेगा यही क्लास। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। बताइए, ये तो अभी बताएं। उत्तल लेंस। कांच की समतल जी सर। चादर की भांति, अभी किया ना। आवर्धक लेंस हो गया, ठीक है। पढ़ने में काम आने वाला लेंस बोलेगा तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को जखने पूछ रहे थे ना आप, क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। जी सर। ये हाँ, अवतल को नतोदर बोल रहे थे ना, तो उत्तल को क्या बोल रहे थे? उन्नतोदर। सब याद नहीं रहता है जी। जी दूर सर, दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का कंडीशन बता दीजिएगा, इसमें क्या होता?
बता दीजिए। क्या सर? अरे निकट दृष्टि पतली दोष में फोकस दूरी घट जाती है, रेटिना पर ना क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। उनोतदर, ठीक है सर। रेटिना पर न बन के रेटिना के आगे बनता है पृथ्वी, और दूर दृष्टि दोष में रेटिना पर न बन के रेटिना पीछे के बन पीछे बनता है। पीछे पीछे बनता है। बनता हाँ, तो इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता घट जाती है। घट जाती है। बाप रे बाप, कितना देर के बाद एगो के तो बोले जरा दृष्टि दोष। इसमें हो जाएगा बाइफोकल लेंस वो बाइफोकल लेंस। या द्विफोक्सी लेंस, अब इंदुकता में हो जाएगा बेलनाकार लेंस, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाएगा उत्तल लेंस के अवतल लेंस? अवतल लेंस। अवतल अवतल लेंस न लेंस। तो उधर न तो उधर। हाँ, अवतल लेंस मतलब अभिसारी लेंस। जी सर। मायोपिया इसी को बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को, अवतल लेंस। ये मायोपिया। निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस। जी सर। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? आइरिस का समझ नहीं फैलाव, लिया है कुछ भी। आइरिस का फैलाव है, ठीक है। समायोजन क्षमता, सिलियरी मांसपेशियों की स्थिर करने में थोड़ा टाइम लगता है। आंख में संकेंद्रण होता है, किसकी वजह से? लेंस की उतलता में परिवर्तन द्वारा। लेक्सा की आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कारण से परिवर्तित होता है? तो सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है। फोकस दूरी उसी से लिए। कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगे, एक गलत है। उत्तल दर्पण न होकर क्या होगा? अवतल दर्पण। सर्च लाइट में अवतल दर्पण। गर्मियों में हल्के सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मिर्ग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ये सब सही है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। समान आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन 2-3 बार पूछा। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर। डायोप्टर। लेंस की क्षमता भी कभी कभी बोलेंगे, इसका होता है फार्मूला P बराबर 1/F फोकस दूरी। फोकस दूरी का क्षमता से उल्टा रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा। डायोप्टर बोलते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो क्षमता भी ऋणात्मक, अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो क्षमता भी पॉजिटिव। सारा क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। मान के चलिए दो लेंस की क्षमता, एक का 5 है दूसरा का 10 है, तो दोनों का समतुल्य क्षमता कितना हो जाएगा? 15। डायरेक्ट जोड़ देंगे। हाँ, कुछ करना नहीं है। लेंस की पावर +2 डायोप्टर है। किसी का होगा तो इसको याद रखिएगा, 100/2 कर देंगे तो सेंटीमीटर में निकल जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर की, और कुछ नहीं पढ़ना। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? तो फिल्म। याद रखिएगा, इसको 2 बार पूछा है। आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टि पटल, रेटिना इसी को बोलते हैं, ठीक है। मनुष्य की आंख किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, रेटिना पर या दृष्टि पटल पर, सभी की है। कैसे बनता है? वास्तविक छोटा, उल्टा। उल्टा। दूरदृष्टि दोष में दृष्टि पर। रेटिना के पीछे, निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे। हाँ। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, हाँ ठीक है, अपरिवर्तित करता है। जिस रंग को वो परिवर्तित करता है उसी रंग का वो दिखता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? लाल हरा नीला प्राथमिक रंग है, बाकी सब द्वितीयक में आता है। रंग का कंसेप्ट हम समझाते हैं थोड़ा देर में। लाल हरा नीला को मिलाएंगे तो सफेद बन जाएगा, ठीक है। मूल रंग कौन कौन है? तो लाल हरा नीला, ठीक है। 3 मूल रंग कौन कौन है? तो लाल हरा नीला। अब देखिए, रंग में है कुछ द्वितीयक रंग। कौन कौन द्वितीयक रंग है? तो एक तो हो जाएगा येलो,
रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो बनेगा। एक है मैजेंटा, रेड और ब्लू को मिलाएंगे तब। एक है सियान, जो ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो सियान बनेगा। इसको याद रखने के लिए बाई एम सी याद रखिएगा, बाई एम सी। नहीं और बताए तो बाई एम सी। रेड और ग्रीन मिलेगा येलो, रेड और ब्लू एक मिलेगा मिनट सर। मैजेंटा। क्या एक मिनट, फोन आ रहा है क्या? नहीं सर, बाई एमसी बोले वो लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, द्वितीय रंग का ब्लू बाई और एम सी। येलो मिलाएंगे तो येलो मैजेंटा और सियान, ठीक है। मैजेंटा। बाई में याद रखिएगा रेड और ग्रीन, ठीक है। मैजेंटा में याद बाई में रखिएगा, रेड और ग्रीन। हाँ, बाई मतलब येलो, बाई डबल एल ओ डब्लू। किसके मिलाने से बनेगा येलो? तो रेड और ग्रीन। सियान बोलेगा तो ग्रीन और ब्लू। ऐसे भी याद रख सकते हैं, लाल और नीला मिलाएंगे तो मैजेंटा, ठीक है। जी सर। सियान को बोलते हैं पिकॉक, नीला है शायद। हरा और नीला बनाएंगे तो पिकॉक नीला, यही है सियान, शॉर्टकट में बोलते हैं। और लाल और हरा मिलाएंगे तो पीला। ये तो याद ही रहेगा जी, लाल हरा पीला बनता है। हाँ, बाई एमसी नहीं सर याद रहे? ये वाला हमको कंफ्यूजन हो रहा है, वो दो को मिला के जो द्वितीयक रंग बनाते हैं ना, प्राथमिक मिला के द्वितीयक, वो नहीं समझ पा रहे हैं। रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट होता है, ये समझ रहे हैं? हाँ, द्वितीयक जो मिलाते हैं ना सर, वो भूल जाते हैं हम बार बार। बता तो रहे हैं, बाई एमसी से याद रखना है द्वितीयक रंग का। बाई। बाई से एक येलो, मिनट। एम से मैजेंटा, सी से सियान। ठीक। बाई, येलो, मैजेंटा, सियान। सूरज के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। अब सात। देखिए 147 नंबर क्वेश्चन, कि यदि मैजेंटा और पीले रंग को दो वृत्त के एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद रंग का लाल होगा। सही है कि गलत है? सही है। मैजेंटा कहने का मतलब रेड और ब्लू, रेड और रेड ब्लू। और ब्लू। प्रतिच्छेद रंग का लाल, ये बोल रहा है लाल होगा, तो ये सही है। किसको काट रहा है? पीला को। तो रेड ब्लू पहले से है और पीला आ गया तो क्या दिखेगा? रेड दिखेगा। यदि सियान और मैजेंटा, सियान और मैजेंटा मतलब इसमें रेड भी है, ब्लू भी है और ग्रीन भी है, दो वृत्त एक दूसरे के काटते हैं तो प्रच्छेद क्षेत्र क्या निकलेगा? ब्लू निकलेगा। क्या निकलेगा? तो ब्लू। याद रखिए, दोनों सही है। कुछ नहीं, जो कॉमन पार्ट है वही इसका आंसर है। जैसे सयान में कॉमन पार्ट क्या है? ग्रीन और ब्लू, ग्रीन और ब्लू है। मैजेंटा में रेड और ब्लू है, तो इसका कॉमन पार्ट क्या हो गया? ब्लू। अब ब्लू दोनों में है ना, तो हो गया। उसी तरह से पीला वाले में देखिए, रेड और ग्रीन है, ग्रीन है ना, और मैजेंटा में भी रेड और ब्लू है, तो इसमें जो कॉमन पार्ट कौन सा है? रेड। अरे समझ नहीं रहे हैं? हाँ सर। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो ये समझिए, वन टू दोनों रेड से। और ग्रीन मिलेगा तो पीला बनेगा, और रेड और ब्लू मिलेगा तो मैजेंटा बनेगा। इन दोनों में कॉमन है रेड, ये चलते बोल रहा है कि दोनों को मिलाएंगे तो एक जो कट करेगा वृत्त, वहां पे बनेगा क्या? लाल, ठीक है ना। तो दोनों का कॉमन। लाल। हाँ, ये ज्योमेट्री टाइप का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं समझ रहे हैं तो उससे भी अच्छा। नहीं सर। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, फिर दिमाग नहीं लगाना है, जो है जो सब सही है। गोधूली से सूरज का अमाप, ये सही है। अमाप मतलब गोधूली के समय सूरज थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, ये बोल रहा है। ये ऐसा दृष्टि भ्रम है, ये सही है। उषा काल में सूरज का रंग, ये भी सही है, थोड़ा अच्छा दिखाई दे। आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी सही है। कभी सब दृष्टि भ्रम है, तो 1 2 4 इसका सही आंसर है। अब बच गया है, देखिए कितना नंबर,
निम्न में से रंगों को पहचानिए, तो लाल हरा क्या है जी? निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। अच्छा अच्छा, व्यूअर में भूरा रंग नहीं आता है, तो भूरा इसका आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का सवाल है। अब हम लोग करेंगे ऊष्मा और ऊष्मागत की, कर दें?